हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे यूनिट 3 एंड यूनिट 4 कॉस्ट अकाउंटिंग का रिवीजन। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था रिवीजन ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। आज की वीडियो में हम करेंगे यूनिट 3 और यूनिट 4 का फुल सिलेबस रिवीजन। उसका जो भी रिवीजन है वो करेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो जो आएगी हमारी उसके अंदर हम करेंगे इसका एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जिससे मतलब हमें क्लियर हो जाए कि मतलब क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है। वो क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे, 2022 का ही क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 से। कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, मेथड्स ऑफ कीपिंग, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, ट्रीटमेंट ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ लेबर टर्नओवर, आइडियल टाइम, ओवर टाइम, सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट, टाइम वेजेस सिस्टम, पीस वेजेस सिस्टम, इंसेंटिव वेजेस प्लान्स, इन इंडिविजुअल प्लान्स एंड ग्रुप्स एंड प्लान्स। मतलब ये सारे टॉपिक्स हम इनका सिर्फ रिवीजन करेंगे। ये टॉपिक्स मैं आपको लाइन टू लाइन करवा चुकी हूँ। अगर आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। हम सिर्फ आज रिवीजन करेंगे इसका। लेबर कॉस्ट रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन कंट्रीब्यूशंस टू प्रोडक्शंस इज an important cost factor which requires consistent control measurements and analyze। लेबर कॉस्ट क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, कितने उन्होंने काम किया है प्रोडक्शन के अंदर। इंपॉर्टेंट कॉस्ट फैक्टर्स विच रिक्वायर्स, जितना हमें रिक्वायरमेंट रही है उस चीज़ों की, कितना उन्होंने उस चीज़ के लिए काम किया है। अब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम लेबर का, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, दो तरीके से लेबर होते हैं। डायरेक्ट लेबर तो जो डायरेक्टली चार्ज की जाते हैं प्रोडक्शन के लिए और मैन्युफैक्चर के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट और यूनिट के लिए, जो जिनको हम डायरेक्टली चार्ज करते हैं। इनडायरेक्ट लेबर क्या होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर वो होते हैं जिनको और वेजेस इज पेड टू दोज वर्कर्स हु इज नॉट डायरेक्टली एंगेज, जो डायरेक्टली नहीं एंगेज होते प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर के लिए, बट इनडायरेक्ट वो उसके अंदर काम करते हैं। इसके बाद है टाइम बुकिंग और टाइम यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड। Day hours of a workman are required to be booked to jobs or the products were spent. The time booking is an important for costing purpose. The objectives of time booking are, मतलब टाइम बुकिंग क्या होती है कि टाइम को एक बुक किया जाता है जॉब और प्रोडक्ट के लिए, वेयर स्पेंड, जितना वो टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम बुकिंग एक इंपॉर्टेंट होती है कॉस्टिंग प्रोसेस के लिए। टाइम बुकिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, टू असर्टेन आइडियल टाइम। आइडियल टाइम का मतलब क्या होता है, जब वर्कर्स काम करना बंद कर देते हैं। इसके आगे एक्सप्लेनेशन पूरी आएगी आइडियल टाइम की। आइडियल टाइम जब असर्टेन होता है उसको कम करने के लिए टाइम बुकिंग यूजफुल रहता है। द डिफरेंस बिटवीन गेट टाइम एंड एक्चुअल वर्क टाइम ऑफ द वर्कर्स, जो डिफरेंस होता है गेट टाइम और एक्चुअल जो वर्क जितना उन्होंने काम किया है उसके अंदर। टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारी कॉस्ट है उस प्रोडक्शन की, उसको कंप्यूट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। टू कैलकुलेट वेजेस, जो हमारी जितनी वेजेस है, जितना घंटे उन्होंने काम किया है वर्कर्स ने, उसको कम कैलकुलेट करने के लिए टाइम बुकिंग भी, कितना टाइम उन्होंने काम किया है उसको कैलकुलेट करने के लिए टाइम बुकिंग यूजफुल रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। लेबर टर्नओवर क्या होगा, इंडेक्स डिनोट चेंज इन द लेबर फोर्सेस। जो इंडेक्स डिनोट करता है जो हमारी लेबर फोर्सेस के अंदर चेंज हो रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर। जैसे कि अभी जो ओल्ड वर्कर्स हैं वो जाके नए वर्कर्स जो आते हैं उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। जो वो रेशियो चेंज होता है, जिस रेशियो के अंदर वो चेंज होते हैं उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो। अब है लेबर टर्नओवर इज इंडेक्स डिनोट चेंजिंग इन द लेबर फोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड इन every industry units works have their jobs and new workers have to appoints to replace them. The ratio of replaced workers, जो रेशियो होता है रिप्लेस वर्कर का, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर कॉल्ड लेबर टर्नओवर रेशियो। हम उसको लेबर टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। कोजेस क्या क्या होंगे, रेजिग्नेशन। अब हम नए लेबर्स तभी लेके आएंगे ओल्ड लेबर्स को चेंज करके कि या तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, या वो डिस्चार्ज कर दिए गए एम्प्लॉयज़, या फिर ड्यू टू ए कोज विद इन ओवन कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे कि लेबर की डेथ हो गई है, या फिर मतलब कोई भी कोज है, वो बीमार है, किसी डिजीज़ के शिकार हो गए हैं, वो कोई डिजीज़ हो गई है उनको। सबसे पहले लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स, मतलब कब वो रेजिग्नेशन देते हैं। रेजिग्नेशन कब देते हैं, वो जब उनके पास मतलब वो ये सोचते हैं कि सेफ्टी नहीं है हमारी। मैरिज ऑफ वुमेन, अगर वो कोई वुमेन है, वो आपके जो कंपनी है, फैक्ट्री है, उसके अंदर काम कर रही है,
तो उसकी मैरिज हो गई है तो वो चली जाएगी, तो फिर वो अपना रेजिग्नेशन दे देगी। हेल्थ है उसकी कंडीशन, बैड वर्किंग कंडीशन है उसकी। डिससेटिस्फेक्शन ड्यू टू वेरियस कोजेस, कुछ कोजेस से वो डिससेटिस्फाई है आपकी जो कंपनी के अंदर है। अब कोज क्या होते हैं, डिस्चार्ज के कोजेस क्या क्या होंगे, इनकम्पिटेंट, अभी मतलब वो अपनी डिस्चार्ज कर दिया गया, वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट से सफ़र कर रहा है, या फिर इमोरल कैरेक्टर है वो, कोई अच्छे से मतलब वो उनका जो नेचर है वो कैरेक्टर जो है वो अच्छा नहीं है। इसके बाद कोज इज़ नॉट विद इन कंट्रोल, हमारी कंट्रोल में क्या चीज़ नहीं होती है, सबसे पहली चीज़ तो हमारी कंट्रोल में डेथ नहीं होती है। हमें कब मरना है इस बात का हमें नहीं पता है। डेथ ऑफ द वर्कर, अगर वो मर गया है तो फिर उसको वो लेबर टर्नओवर हो जाएगा हमारा फिर। और जो सेकंड चीज़ है वो हमारे हाथ में क्या है, सीजनल कैरेक्टर। अभी हमें नहीं पता है कि मतलब कोई भी, जैसे हमें नहीं पता होता, ये नहीं बोलते कि बिन मौसम बरसात हो गई, बिन मौसम कुछ भी हो जाए, सीजनल कैरेक्टर हमारे हाथ में नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर काम चल रहा है और मौसम खराब हो गया, हवाएं चलने लगी, मतलब धूल मिट्टी कुछ भी हो गया, तो फिर उस टाइम पे भी हमें मतलब कैरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क इज कैरिड, मतलब तब भी हमें उनको चेंज करना पड़ता है। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर, सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड क्या है, द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर। ये फॉर्मूला है जिससे हम लेबर टर्नओवर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेफ्ट ड्यूरिंग द पीरियड, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द पीरियड, उसके हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। एवरेज नंबर हम कैसे निकालेंगे, नंबर एट द बिगेन, जो हमारे बिगेन के अंदर जो नंबर थे प्लस करेंगे उसके अंदर से नंबर ऑफ द एंड, और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे एवरेज नंबर जो है वो निकल आएंगे। मेथड है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड हम कैसे निकालेंगे, लेबर टर्नओवर के अंदर जो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है ऑफ द प्रीवियस पीरियड के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उसके हमें 100 से, और डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द पीरियड, तो हमारा रिप्लेसमेंट मेथड निकलाएगा। उसके बाद फॉल्स मेथड। फॉल्स मेथड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो नंबर ऑफ सेपरेशन है, जितना हमने सेपरेट किया है उसके अंदर प्लस करेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, जितनी हमने रिप्लेसमेंट की हैं, रिप्लेस कर दी है हमने लेबर, डिवाइड में करेंगे हम एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द पीरियड, जो एवरेज नंबर है मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा जो मेथड है वो निकल आएगा। ये कम्बिनेशन होता है फॉल्स मेथड, दोनों मेथड जो हमने ऊपर पढ़े हैं उन दोनों मेथड्स का। तो बता आइडियल टाइम। आइडियल टाइम क्या होता है, जब वर्कर्स काम करना बंद कर देते हैं, वो वर्क नहीं करते हैं, वो आइडियल रह जाते हैं, उसको बोलते हैं आइडियल टाइम। अब आइडियल टाइम कब होगा, जब आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है, आप मतलब जितना अच्छे से आपको काम करना चाहिए था उतना अच्छे से आपने काम नहीं किया है, तो आपका जो आइडियल टाइम है वो क्रिएट हो जाएगा, आपका जो काम है वो स्मूथली नहीं चलेगा। केयरलेस इन सुपरविजन, सुपरविजन के अंदर आपने केयरलेस दिखाई है, आप अच्छे से काम नहीं करवा रहे, सुपरविजन अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो लेबर फोर्स भी क्या होगी, वो भी केयरलेस हो जाएगी, वो भी अपना काम करना कम कर देगी और वो बंद कर देगी, तो आइडियल टाइम क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद है कन्फर्टिंग बिटवीन लेबर्स एंड मैनेजमेंट, मतलब कन्फ्रंटेशंस हो गई हैं लेबर और जो मैनेजमेंट है उसके बीच में, वो मतलब लेबर और मतलब अनबन हो गई है, वो उनके बीच में बन नहीं रही है, तो फिर भी तो उस टाइम पे भी ये नहीं बोलते हैं कि लेबर्स ने हड़ताल कर दी तो वो आइडियल टाइम हो जाएगा। इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से ट्रेड आपकी जो है वो डिक्रीज हो रही है, लो हो रही है, तो फिर लेबर क्या सोचेंगे कि अपना जो इफेक्टिवली वो अपना काम नहीं करेंगे। उसके बाद अदर रीजंस के अंदर क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी फॉल हो गई है, मशीन्स आपके अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, तो जो है आपकी जो लेबर है वो आइडियल टाइम क्रिएट कर देगी, वो आप अच्छे से काम नहीं करेगी। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ आइडियल टाइम कॉस्ट। ट्रीटमेंट क्या होगा आइडियल टाइम कॉस्ट का, आइडियल टाइम डज नॉट लिमिट इटसेल्फ इन इट्स इफेक्ट ऑफ वेजेस पेड टू द, हम इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि भैया हमें प्लांट जो है, मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट हैं, उनको अच्छे से चेक करके काम करना चाहिए, सुपरविजन अच्छे से करना चाहिए हमें। उनका जो कॉस्ट है डिवाइड करें इनटू 2 टाइप्स के अंदर हम कॉस्ट को डिवाइड करेंगे, नॉर्मल अब नॉर्मल। नॉर्मल कॉस्ट क्या होगी, नॉर्मल आइडियल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, नॉर्मल को भी हम 2 टाइप से डिवाइड करेंगे, कंट्रोलेबल और नॉन अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल नॉर्मल टाइम क्या होगा, इन विच इंसिडेंट ऑफ प्रोडक्शन एज कॉस्ट कंट्रोल, जो कॉस्ट के कंट्रोल में रहते हैं वो चीज़ें। द नॉर्मल ऑफ अनकंट्रोलेबल के अंदर क्या आएगा, जो आइडियल टाइम अराइज हो रहा है, लॉस बिटवीन द गेट प्लेस एंड वर्क, बिटवीन जॉब एंड अदर टाइम लॉस्ट ऑफ सेटिंग मशीनरी, जो हम सेट करने में लगा रहे हैं वो अनकंट्रोलेबल होता है हमारा, जो मशीनरी सेट करने में जो हमारा टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसने दिया है, ए जॉब
10 आवर्स, जो जॉब है वो 10 घंटे की कंप्लीट हो जाती है। आइडियल टाइम ऑफ द बो इज़ 10%, जो आइडियल टाइम है वो 10% है। द रेट्स, जो रेट है हमारे ऑफ द लेबर पेमेंट जो है इज़ 2% हावर, 2 घंटे 2% पर आवर है, 2% पर आवर। इन द केस ऑफ 10 इफेक्टिव आवर्स, दिस इफेक्टिव आवर्स के अंदर वो रिक्वायर है हमारे टू बियर द कॉस्ट, उस कॉस्ट को बियर करने के लिए हमें 20 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है, जो जॉब करते हैं उन बंदों को पता होगा कि ओवर टाइम कब क्या होता है। जो आपके जॉब का वर्किंग आवर होता है उससे ज़्यादा जब आप काम करते हो उसको बोलते हैं ओवर टाइम। जो आपके नॉर्मल आवर्स होते हैं उनसे ज़्यादा जब आप काम करते हो तो उसको बोलते हैं ओवर टाइम। नीड्स ऑफ ओवर टाइम, आपको नीड क्यों होती है ओवर टाइम की? जब आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है आपकी, तो आपको ओवर टाइम करवाना पड़ेगा आपके लेबर से। स्टोरेज ऑफ वर्कर्स, आपके पास वर्कर्स कम है तो भी वर्कर्स जो है और जो बचे हुए वर्कर्स हैं उनको ओवर टाइम करना पड़ेगा। उनके ये नहीं बोलते कि मुझे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वर्कर्स कम है तो आपको ज़्यादा ओवर टाइम करना पड़ेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिसेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज प्रिसेबल्स हैं, प्रिसेबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? जो रिसोर्सेज मतलब बहुत कम मिलते हैं, रेयर जो रिसोर्सेज होते हैं, अगर उनको आपको यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से तो आपको ओवर टाइम करवा के उनका यूटिलाइजेशन करवाना पड़ेगा। आपको अर्जेंट ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करना है तो फिर आपको वर्कर्स को ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। आपके पास स्टोरेज है, इक्विपमेंट्स, आपके पास इक्विपमेंट कम है तो अभी आपको लेबर्स के लिए लेबर को ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे ओवर टाइम वर्किंग की? अब आप ओवर टाइम वर्किंग करोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। वर्कर्स की हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करेगा, वर्कर्स की हेल्थ बिगड़ेगी। क्वालिटी है, जो आपकी आउटपुट की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आएगी। एक तो आप नॉर्मल हावर्स में जितनी आपकी काम करने की शक्ति है आप उतना काम करते हो, और एक आप अपनी जो लिमिट है उससे बाहर काम करोगे तो आपको इफेक्ट करेगी वो चीज़, आउटपुट को इफेक्ट करेगी। जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हो जाएगी, बट इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लेबर कॉस्ट ओवर टाइम का? अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द वर्कर्स वर्क इज पेड डबल द रेट ऑफ हिज वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क। मतलब जब हम जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको डबल पेमेंट दी जाए, जो वर्क काम कर रहे हैं, जिनको जितने घंटे वो काम कर रहे हैं। जो वर्कर्स हैं वर्क फॉर 60 हावर्स के लिए वो काम कर रहे हैं वीक, एंड वीकली रेट जो है हमारा वो है 72 रुपीज़ फॉर 48 आवर्स के लिए वीक के अंदर। ही विल बी अंटिल द फॉलोइंग वेजेस। अब मान लीजिए वेजेस है हमारी नॉर्मल जो हावर्स काम करने का वो है 48 हावर्स तक, और हम 72 रुपीज़ उसको पे करने हैं। नॉर्मल वेजेस ओवर टाइम कितनी होगी हमारी 12 आवर्स की, उसके अंदर 72 डिवाइड बाई 48 करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 12 आवर्स करेंगे तो 18 निकल आएगा। जो हमारी एक्स्ट्रा पेमेंट होगी ओवर टाइम की वो 12 आवर्स की वो होगी प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग। जो 72 है उसके डिवाइड करेंगे हम 48 मल्टीप्लाई करेंगे 12 तो हमारा 80 निकल आएगा। तो हमारी जो टोटल होगा वो होगा 108। तो टोटल ओवर टाइम जो होगा हमने कैलकुलेट कर लिया वो होगा 36। 18 + 18 वो हो गया 36। इसके बाद है मेथड्स ऑफ वेजेस पेमेंट, टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम इन इंसेंटिव स्कीम्स। टाइम रेट सिस्टम के अंदर क्या होगा? इन दिस सिस्टम जो वर्कर है उनको पेड की जाएगी जो बेसिक टाइम जितना उन्होंने स्पेंड किया है अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग आप उनकी पेमेंट करोगे। जितने घंटे उन्होंने काम किया उतने घंटे आप उनको उन घंटों के अकॉर्डिंग आप उनको पेमेंट करेंगे। जैसे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेजेस इक्वल्स टू हावर्स वर्क, जितने घंटे आपने काम किया है और हावर्स वर्क वेजेस रेट, जो हमारा हावर्स वेजेस रेट है उसके अकॉर्डिंग। इसके एडवांटेजेस क्या होंगी? जो ओल्डेस्ट सिस्टम है वेजेस पेमेंट एंड एज प्रूव्ड द वेस्ट ऑफ टाइम ड्यू टू simplicity in the making calculation and recording wages, work are assumed to stated in incentive of wages। मतलब वर्क को हम एज्योर कर सकते हैं, स्टेटेड कर सकते हैं और वेजेस के अकॉर्डिंग। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकते हैं हम एज वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं उनकी मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हम उनकी जो क्वालिटी है वर्कर की वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर डिफरेंट ग्रेड्स के जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए सुटेबल है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या होंगी टाइम रेट सिस्टम की? जो अब मान लीजिए डे के अकॉर्डिंग डे वेजेस इज रिसीव्ड, जो उनको डे की वेजेस रिसीव्ड होगी तो हमें उनकी हमारी जो मतलब वो घंटे तो निकाल देंगे जितने घंटे उन्होंने काम किया, तो हमारी जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है उसके अंदर वो डिक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन की क्वांटिटी कम हो जाएगी।
It leads to greater wages of time on the part of the workers and requires greater supervision of the production work. ये लीड करेगा ग्रेटर वेजेस ऑफ द टाइम, ग्रेट मतलब टाइम को ग्रेट करेगा, ग्रेटर पार्ट ऑफ द वर्कर्स एंड रिक्वायर करेगा ग्रेट सुपरविजन, मतलब उनको ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत होगी। अगर हम उनको सुपरवाइज करेंगे तभी तो वो अच्छे से काम करेंगे, नहीं तो वो क्या करेंगे कि हमने बोल देंगे हमें आगे कि हमने 10 घंटे काम किया है, अब उनकी वो प्रोडक्शन तो इतनी नहीं हुई जितने घंटे उन्होंने काम का बताया, तो हमें उनको उनके ऊपर ज़्यादा सुपरविजन करना पड़ेगा। एज द एफिशिएंसी एज द लेस एफिशिएंसी वर्कर्स, मतलब वो जितना एफिशिएंट काम कर सकते हैं उतना एफिशिएंटली वो काम नहीं करेंगे। सुटेबल किस चीज़ के लिए रहता है, जब आर्टिकल ऑफ द आउटपुट आर आर्टिस्ट टास्क, मतलब आपको ड्राइंग करवानी है, पेंटिंग करवानी है, तो उसके लिए सुटेबल रहता है ये मेथड जो है हमारा सिस्टम है, वो उस चीज़ के लिए सुटेबल रहता है। जब वर्कर्स जो है वो मे कैन नॉट वर्क, स्पीड से जो वर्क नहीं कर रहे हैं उनके लिए सुटेबल रहता है इक्विपमेंट्स, हम उनको अलाउ कर सकते हैं। वर्कर्स जो है वर्क अंडरगोज सेवरल प्रोसेस, के अंदर से अंडरगो होते हैं, डिपेंडेंस अपॉन द प्रोसीडिंग प्रोसेस के अंदर डिपेंड होते हैं वर्कर्स, सस्टेनिंग प्रोसेस के अंदर डिपेंड होते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम टाइम रेट सिस्टम का। हाई वेजेस रेट सिस्टम सबसे पहले है। अंडर दिस सिस्टम वेजेस पेड फॉर द हायर देन द नॉर्मल रेट, जो नॉर्मल रेट है उससे ज़्यादा इनको पे की जाती है, इसके अंदर जो नॉर्मल रेट से ज़्यादा हायर पे की जाती है इनको। Graded time rates under this method wages paid at a time which vary accordance में मेट्री रैंकिंग ऑफ द वर्कर्स चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब चेंज हो रहा है आपका लिविंग इंडेक्स चेंज हो रहा है। डिफरेंशियल टाइम रेट, मतलब अलग अलग टाइम रेट के अकॉर्डिंग वर्कर्स जो है वो पेड करेंगे डिफरेंट टाइम रेट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इंडिविजुअल एफिशिएंसी। पेमेंट बाय रिजल्ट्स पीस रेट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, मतलब जितना हमें रिजल्ट मिला है उसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट करें। द रेट इज फिक्स्ड पर पीस, जो हमारा पीस ऑफ वर्क है उसके अकॉर्डिंग हम रेट फिक्स कर देंगे। एज ए वर्कर्स इज पेड अकॉर्डिंग टू द पीस ऑफ वर्क, जितना उन्होंने काम कंप्लीट किया है, वॉल्यूम जितने उन्होंने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिक्स कर देंगे। उन्होंने आउटपुट दिया है एक पीस के अकॉर्डिंग हमने रेट फिक्स कर दिया, जितना उन्होंने आउटपुट दिया, जितना उन्होंने काम किया उसके अकॉर्डिंग हम उनको पेमेंट करेंगे। पेमेंट बाय रिजल्ट, ये मतलब जो रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट होगी, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। इसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या होंगे पीस रेट सिस्टम की। जो वर्कर्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जितना आपने काम किया उतना ही आपको पैसा मिलेगा। जितना मतलब एक प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर किया उतना ही ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। जो प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाएगी। वर्कर्स फील करेंगे फ्री टू वर्क, मतलब उनको ये, जैसे कि आपने टारगेट बना लिया कि आपने आज 10 बॉक्सेस रेडी करने हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो आपको 10 बॉक्सेस रेडी करने के बाद आप फ्री हो आपके काम से, आपको उतनी वेजेस मिल जाएगी। चाहे आप वो बॉक्सेस 1 घंटे में कवर करो या आप वो बॉक्सेस पूरे दिन में कवर करो, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद है वर्कर्स, ये तो हो गया। लेस सुपरविजन, आपको सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजी है कैलकुलेट करने के लिए। लेबर कॉस्ट है वो उसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत ईजी रहेगा हमारे लिए। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होंगी। अर्न मोर वेजेस फॉर प्रोडक्शन मोर, मतलब प्रोडक्शन मोर करने के लिए वो ज़्यादा वेजेस अर्न करने के लिए वो प्रोडक्शन मोर करेंगे, तो उसकी क्वालिटी के अंदर डिफरेंस आ जाएगा, हमारे क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम। अनसफिशिएंट वर्कर्स अर्निंग, मतलब वो लेसर वेजेस, शॉर्ट फीलिंग्स, जेलस, मतलब जो अनसफिशिएंट है वर्कर जो अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं वो जेलस फील करेंगे। वर्कर्स हु अर्न मोर, जो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं उनसे जेलसी फील होगी उनको। वर्कर्स फील्स इनसिक्योर फील करेंगे अर्निंग्स के द्वारा, कि मतलब अगर वो उनकी अच्छी कंडीशन नहीं है, वो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो हॉलीडेज़ पे हैं, तो वो ये सोचेंगे कि इनसिक्योर हैं, वो हम अपनी अर्निंग्स नहीं कर पा रहे हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट यूजफुल फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी के रिगार्डिंग ये सिस्टम जो है वो यूज़फुल नहीं है। स्पॉइलेज ऑफ डिफेक्टिव एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल इंक्रीज, जो हमारी स्पॉइलेज है डिफेक्ट्स की और वेस्टेज है मटेरियल की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद सुटेबल किसके लिए ये सिस्टम, जो प्रोडक्शन कैन बी मेजर्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट, जब आपको प्रोडक्शन जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर मेजर करने, तो ये मेथड जो सुटेबल है, सिस्टम है वो सुटेबल है। वेयर जो क्वालिटी है प्रिविजन्स आर नॉट प्राइमरी इंपॉर्टेंट, जो क्वालिटी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपके लिए ये मेथड जो है वो सुटेबल है। हम इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे पीस रेट सिस्टम को। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, इसके अंदर क्या सिंपल मेथड है, ये पेमेंट का फिक्स रेट होता है पर यूनिट के अकॉर्डिंग। हम इसको कैसे निकालेंगे, वेजेज जो हमारी अर्न है इसको हम वेजेज अर्न हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस, जितनी हमने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस की हैं मल्टीप्लाई करेंगे रेट पर यूनिट, जो हमारा रेट पर यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वेजेज अर्न है वो निकल आएगी। इसके बाद पीस रेट विद ग्रेजुएटेड टाइम्स रेट, इसके अंदर क्या होगा कि जो मिनिमम वेजेस इक्वल टू द वेजेस
आर ग्रेजुएटेड, जो मिनिमम वेजेस है वो इक्वल होगी जो हमारी ग्रेजुएटेड रेट है। इफ़ द पीस रेट अर्निंग इज लेस देन द टाइम वेजेस ऑफ द डे, द वर्कर्स गेट टाइम वेजेस, द वर्कर्स गेट रेट अर्निंग्स। मतलब वो जितनी अर्निंग उनको करनी होती है वो उतनी अर्निंग कर सकते हैं जितना उन्होंने काम किया है उसके अकॉर्डिंग। ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, तो अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको एक लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर किया करो जिनको ज़रूरत होती है। मैंने ये नोट्स प्रोवाइड करवाने इसलिए चाहा आप लोगों को क्योंकि बीकॉम के नोट्स कहीं भी नहीं मिलते हैं, मुझे भी कभी नहीं मिले और आप लोगों को भी मेरे हिसाब से अवेलेबल नहीं होते हैं। यूट्यूब पे कितना ही सर्च मार लो वो एग्जैक्ट कंटेंट नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक तो कर दिया करो यार। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम एफिशिएंसी वर्क्स आर पेड वेजेस एट अ हायर रेट एट एन एफिशिएंट वर्कर्स। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के अंदर क्या होगा, जो एफिशिएंट वर्कर है उनसे ज़्यादा उनको पेमेंट की जाती है, जो इनएफिशिएंट वर्कर्स होते हैं उनको एट अ लोअर रेट, बट लोअर रेट के ऊपर। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, थर्ड यूनिट का। उसके बाद हम फोर्थ यूनिट रिवाइज करेंगे। इंसेंटिव स्कीम्स, प्रीमियम बोनस मेथड। इसके इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर मेथड्स दिए हुए हैं। सबसे पहला मेथड हमारा प्रीमियम बोनस मेथड। इसके अंदर क्या है, 3 मेथड इंक्लूड होते हैं, हेल्सी प्रीमियम, हेल्सी वीयर स्कीम्स, रोवन प्रीमियम मेथड। हेल्सी प्रीमियम मेथड के अंदर क्या होगा, अंडर दिस प्लान टाइम रेट इज ग्रांटेड, जो टाइम रेट है वो ग्रांटेड होता है। स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द जॉब ऑपरेशन, जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड होता है जॉब और ऑपरेशन के लिए। जो वर्क और प्रोडक्शन है मोर देन स्टैंडर्ड टाइम, जो वर्क है वर्कर्स की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है स्टैंडर्ड जो होता है उनसे, उनके अकॉर्डिंग। और द वर्कर्स कंप्लेन करते हैं द वर्क इज़ लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स, जो वर्कर्स कंप्लेन कर सकते हैं जो आपने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया है उससे कम है, गेट बोनस, वो बोनस मांग सकते हैं ऑर्डनरी टाइम वेजेस के अकॉर्डिंग। बोनस ऑफ द प्रीमियम बाय वट एवर में नेम कोल्ड 30 to 7% ऑफ द वेजेस ऑफ द टाइम सेव, द यूजफुल परसेंटेज बीइंग 50%, जो यूजफुल परसेंटेज होगी वो हमारी 50% होगी। रिमेनिंग जो बोनस बच जाएगा परसेंटेज इज शेयर्ड बाय द एम्प्लॉयर, वो रिमेनिंग बच जाएगा वो शेयर किया जाएगा एम्प्लॉयज़ के अंदर। फॉर्मूला क्या होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हेल्सी प्रीमियम स्कीम्स को, जो हमारी टोटल वेजेस है टाइम जितना उन्होंने टाइम टेकन लिया है मल्टीप्लाई बाय हावर्स रेट, जो हमारा हावर्स रेट है, प्लस करेंगे हम जो प्रीमियम हमारा आया परसेंटेज ऑफ प्रीमियम, टाइम सेव्स एंड मल्टीप्लाई बाय हावर्सली रेट, जो हमारा हावर्स रेट है। हेल्सी वीयर स्कीम्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या है, जो वर्कर्स हैं एम्प्लॉयज़ हैं शेयर करेंगे अपना प्रीमियम 1/2 के रेशो के अंदर। इसके बाद है रोवन प्रीमियम स्कीम्स के अंदर क्या आएगा, वर्बली शेयरिंग करेंगे अपनी। इसके अंदर क्या है, सिमिलरली हर्सी स्कीम के सिमिलर होता है ये कॉन्सेप्ट, जो है प्रीमियम जो है हमारा रेशियो वो टाइम के अकॉर्डिंग सेव होता है स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, ये हम ऑर्डिनरी वेजेस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं इसको। फॉर्मूला क्या है इसको कैलकुलेट करने के लिए, जो हमारी टोटल वेजेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल्स टू टाइम टेकन, जितना उन्होंने टाइम टेकन किया है मल्टीप्लाई बाय हावर्सली रेट, जो हावर्स रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस टाइम जो हमारा जितना हमने सेव किया है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम टेकन जितना उन्होंने लिया है मल्टीप्लाई बाय हावर्स रेट, जितना हावर्स उन्होंने काम किया है। अब कम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट और टाइम रेट का कम्बिनेशन हम कैसे करेंगे, अंडर दिस ग्रुप फॉलोइंग मेथड आर चूजन, इसके अंदर ये मेथड चूज की जाते हैं, ग्रांट जैक बोनस स्कीम्स, इमरजेंस एफिशिएंट बोनस स्कीम्स, पॉइंट स्कीम्स, बिट्स एंड हेल्थ से एक्सलेटेड प्रीमियम स्कीम्स। सबसे पहले है ग्रांट जैक बोनस स्कीम्स। इस मेथड के अंदर क्या होता है, कम्बिनेशन होता है बोनस एंड पीस का। इसके अंदर क्या है, जो डे वेजेस जिन्होंने जितनी वेजेस अंडर द सिस्टम ग्रांटेड, जो वेजेस है वो ग्रांट की जाएंगी। स्टैंडर्ड हाई टास्क इज सेट फॉर प्रोडक्शन, इसके अंदर हाई टास्क सेट किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। अब देन वीडियो हो गई है, गले में भी दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई है। इमर्जन एफिशिएंसी बोनस स्कीम्स और इम्प्रिक स्कीम्स, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय मिस्टर हरजोन्स emergence. In this method the standard of efficiency is at 66/3% और 2/3 ऑफ फिक्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे। पॉइंट स्कीम्स के अंदर क्या होगा, ये स्टैंडर्ड जो है फिक्स होता है फॉर ए जॉब आइटम्स जो होते हैं पॉइंट ऑन टर्म, बी यूनिट्स, ईच यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज कॉल्ड बिट्स पॉइंट्स, और बी ईच यूनिट को हम बी बोलेंगे, बिट्स स्कीम्स। हाइंस सिस्टम के अंदर क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर जो
है स्टैंडर्ड होते हैं वो फिक्स किए जाते हैं मिनिमम नोन एज ए मिनिमम इंस्टीड ऑफ बी पॉइंट के अकॉर्डिंग बी पॉइंट के रिगार्डिंग मिनट के रिगार्डिंग हम इसको स्टैंडर्ड को फिक्स करते हैं। जो बोनस है वो 50% दिया जाएगा अगेंस्ट ऑफ 75%। एक्सलेटेड प्रीमियम स्कीम के अंदर क्या होगा, इस स्कीम के अंदर क्या है कि द मोर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस द ग्रेटर इज द रेट ऑफ प्रीमियम अंडर दिस स्कीम्स द सिस्टम प्रोड्यूस हायर इंटेंसिव टू एफिशिएंसी वर्कर्स। इसके अंदर क्या है कि जो हायर एफिशिएंसी वर्कर्स हैं, इंसेंटिव वर्कर्स फॉर यूटिलाइजेशन, वो यूटिलाइज करेंगे फॉर दिस बेस्ट अवेलेबिलिटी, उनको बेस्ट अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। जो हमारी थर्ड यूनिट का रिवीजन था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं, आपको ज़रूर अवेलेबल मिलेगी। मैंने आपको चारों के चारों यूनिट करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में तो हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, 2 यूनिट्स का हम पहले पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं, 2 का हम आज की वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। ये है 4th यूनिट, लास्ट यूनिट कॉस्ट अकाउंटिंग की। इसके बाद हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर के बाद मैं आपको करवाऊंगी कॉस्ट अकाउंटिंग ही इसका सेकंड पार्ट। ये तो मैंने करवाया फर्स्ट पार्ट जो हमारी बीकॉम 5th सेम के अंदर आता है। उसके बाद जो बीकॉम 6th सेम के अंदर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, सेम सब्जेक्ट आता है बीकॉम 6th सेम के अंदर भी, वो हम आगे की वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4, ओवरहेड्स, बेसिक ऑफ ओवरहेड्स, टाइप्स ऑफ ओवरहेड, कलेक्शन एंड कैलकुलेशंस, एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, मशीन हावर रेट्स ओनली। हम ये आज की वीडियो के अंदर अब रिवाइज करेंगे। अभी ओवरहेड्स क्या होते हैं, ओवरहेड क्या होते हैं, इट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूशन एंड अप्रोप्रिएशन होते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस का। मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन कोस्ट के अंदर बहुत मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट्स और कॉस्ट सेंटर और एंड मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ, जो हमारा ऑपरेशन स्मूथली चल रहा है उसके अंदर बहुत ही डिफिकल्टीज आती हैं। इसके अंदर दो जो प्राइम कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, कंसीडर करेंगे हम कॉस्ट डायरेक्टली मटेरियल, डायरेक्ट लेबर्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर एलोकेट की जाएंगे। में डायरेक्ट कॉस्ट यूनिट्स एंड कॉस्ट सेंटर इजीली आइडेंटिफाई हम उसको नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम ओवरहेड्स को। एलोकेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड, एलोकेशन करेंगे हम उसका। अब्जॉर्प्शन एंड ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज डिपार्टमेंट, रीअप्रोप्रिएट ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिपार्टमेंट्स, अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन कॉस्ट यूनिट्स। डेफिनेशन क्या होगी, कॉस्ट एलोकेशन एंड कॉस्ट अप्रोप्रिएशन एंड ओवरहेड अब्जॉर्प्शंस की। कॉस्ट एलोकेशंस क्या होगी, कॉस्ट अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स, जो हर एक आइटम का कॉस्ट अलॉटमेंट, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट का, कॉस्ट यूनिट का, उसको बोलेंगे हम कॉस्ट एलोकेशंस। कॉस्ट अप्रोप्रिएशंस क्या होगी, द अलॉटमेंट ऑफ कॉस्ट अप्रोप्रिएशंस ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट का जो अप्रोप्रिएशन होगा। ओवरहेड अब्जॉर्प्शंस क्या होंगी, it is the process of absorption of all overheads cost allotted or appropriate over particular cost center and production department और the unit produce, जितनी हमने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं वो allocate किए जाएंगे। डिपार्टमेंटल यूटिलाइजेशन ऑफ ओवरहेड allocations and absorptions of overhead, वेरियस मैन्युफैक्चरर्स प्रोसेस फंक्शंस डिफर करते हैं ईच अदर, हर एक अंदर परफॉर्म जो हम करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर विद इन फैक्ट्री प्रीमिसेस जो हमारे उसके अंदर। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, एलोकेट कैसे करेंगे ओवरहेड्स को, एलोकेशन क्या होगा, असाइन किए जाएंगे होल टाइम के अंदर कॉस्ट डायरेक्टली और कॉस्ट यूनिट्स के अकॉर्डिंगली। अप्रोप्रिएट ऑफ ओवरहेड्स, अप्रोप्रिएटमेंट ऑफ ओवरहेड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम ओवरहेड्स को टू और मोर देन वन कॉस्ट सेंटर, 2 या 2 से ज़्यादा कॉस्ट सेंटर के अंदर सम इक्विटेबल बेसिस, कुछ इक्विटेबल बेसिस के अंदर। बाद है द फर्स्ट स्टेप इज टर्म्ड एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड स्टेप इज टर्म्ड एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टेप्स हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगा, परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ रिलेटिव डिपार्टमेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स एंड प्लांट ओवरहेड्स रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड प्लांट्स अप्रोप्रिएट टू रेशियो ऑफ और अदर वैल्यू। हम अप्रोप्रिएटमेंट करेंगे रेशियो ऑफ अदर वैल्यू एंड अप्रोप्रिएट करेंगे उनको। जो हमारा फ्लोर एरिया ऑफ डिपार्टमेंटल बिल्डिंग का उसको हम ओवरहेड्स के अंदर अप्रोप्रिएट करेंगे। बेसिक फ्लोर ऑक्यूपाइड करेंगे हम ईच डिपार्टमेंट एंड कॉस्ट सेंटर के अंदर। जो हमारा डिपार्टमेंटल प्रोडक्शंस है हावर्स के अकॉर्डिंग ओवरहेड अप्रोप्रिएशन, सम बेसिक प्रोडक्शन हावर ईच वर्क, जितना हमने काम किया है उसके अकॉर्डिंग हम उसको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक्सपेंसेस जो इतने उन्होंने किए हैं, जैसे कैंटीन एक्सपेंसेस, लेबर वेलफेयर के एक्सपेंसेस, वेजेस, टाइम कीपर, कॉमन रूम के एक्सपेंसेस जो हैं, डिसिप्लिनरी एक्सपेंसेस, सारे उसके अंदर इंक्लूड की जाएंगे। टेक्निकल एग्जाम्स होंगी उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक स्कीम्स, एयर गैस वाटर एक्सपेंसेस सारे। इसके बाद सेकेंडरी
सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स का? सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? रीअप्रोप्रिएट ऑफ सर्विसेज, जो हम रीअप्रोप्रिएट करेंगे सर्विसेज का ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रिसीव, जो हमें रिसीव हुई है सर्विस। प्रिंसिपल क्या होगा रीअप्रोप्रिएट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का? सर्विस आर यूटिलिटी प्रिंसिपल, सर्विसेज जो है वो यूटिलिटी प्रिंसिपल है। इट इज़ अ based on the concept that are shared and of overheads borne by the cost center should be appropriate to the service जो हमने रेंडर की है, यूटिलिटी ड्राइव्ड हुई है। सर्वे प्रिंसिपल्स, हम सर्वे करेंगे प्रिंसिपल्स का। दिस प्रिंसिपल आर अडॉप्टेड व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सिलेक्ट एंड मोर सुटेबल मेथड, जो वो डिफ़िकल्ट होगा कि हम ज़्यादा सुटेबल मेथड्स को सर्वे मतलब देखें। अवेलेबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, अवेलेबिलिटी होती है कि हम जो पे कर सकते हैं उन प्रिंसिपल्स को, जो हम प्रिंसिपल्स बियर कर रहे हैं डिपार्टमेंट के, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रेटर प्रॉफिट्स एंड शेयर प्रॉफिट्स मोर देन द ओवरहेड्स। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ इंसेंटिव प्रिंसिपल्स, एफिशिएंसी क्या होगी अंडर दिस प्रिंसिपल? प्रोडक्शंस, जो प्रोडक्शन है वो बजट इस उसका जो प्रोडक्शन का जो बजट है वो सेट किया दिया जाएगा। ओवरहेड्स का एंड बजटेड अचीव प्रोडक्शन टारगेट। अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या होगा? फाइनल स्टेप है ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स का। प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर रिकवरी करेंगे हम, ऑब्जर्व करेंगे ओवरहेड्स को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडिविजुअल जॉब प्रोसेस बैच और अदरवाइज कन्वेंस यूनिट्स। इसके बाद डिपार्टमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरहेड रेट, हम कैसे कैसे ओवरहेड्स को डिटरमाइन करेंगे? एक्चुअल रेट के अंदर, प्री डिटरमाइन रेट के ऊपर और स्टैंडर्ड रेट के ऊपर। एक्चुअल रेट्स के अंदर असरटेन करेंगे हम डिवाइडिंग द एक्चुअल ओवरहेड्स, जो हमारे एक्चुअल जो ओवरहेड्स हैं उनको डिवाइड करके एक्चुअल यूनिट्स के थ्रू, तो हमारी जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो निकल आएंगे। एक्चुअल रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो एक्चुअल ओवरहेड्स एक्सपेंसेस हैं इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड जो हमें हुए हैं, हम डिवाइड करेंगे उसको एक्चुअल यूनिट्स जो हमारी वैल्यू ऑफ द बेसिस ऑफ द पीरियड, मतलब जो एक्चुअल ओवरहेड हैं उसको हम डिवाइड करेंगे एक्चुअल बेसिस से। प्री डिटरमाइन रेट क्या होगा? प्री डिटरमाइन रेट क्या होगा? जिससे जो पहले से डिटरमाइन किया जाएगा, डिटरमाइन बिफोर द कमिटमेंट से पहले डिटरमाइन किया जाएगा, जो हमारा सेम विल बी यूज, जो हम यूज़ करेंगे। द रेट आर कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस, जो रेट है वो कैलकुलेट कीजिएगा रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड डिसाइडेड द बजट डिसाइड किया जाएगा, पहले प्री डिटरमाइन होगा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारा अजम्प्टेड फैक्टर्स जो हमने एस्टिमेटेड जो हमारे फैक्टर्स हैं ओवरहेड्स के फ्रॉम द बजट पीरियड, जो बजट पीरियड के जो एस्टिमेटेड फैक्टर्स हैं उसको हम डिवाइड करेंगे। एस्टिमेटेड जो हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है प्रोडक्शन की, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा जो एस्टिमेटेड फैक्टर्स ऑफ ओवरहेड है वो निकल आएगा। इसके बाद प्री डिटरमाइंड रेट हम कैसे निकालेंगे? जो हमारा एस्टिमेटेड जो हमारा बजट ओवरहेड निकला है उसको हम डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड बजट जो हमारा बेसिक है वो, तो हमारा प्री डिटरमाइंड रेट हमारा जो है वो निकल आएगा। इसके बाद स्टैंडर्ड रेट। इन ए स्टैंडर्ड कोस्टिंग द स्टैंडर्ड रेट्स आर इशूड इन द प्लेस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट, जो स्टैंडर्ड रेट होते हैं वो इशू किए जाते हैं जो हमारा प्री डिटरमाइंड रेट होता है उसके ऊपर। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड रेट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड बेस। अब ब्लैंकेट एंड मल्टीपल रेट्स, ब्लैंकेट एंड मल्टीपल रेट्स के अंदर क्या होगा? दीज टू टर्म्स आर यूज टू रिलेशन टू द ओवरहेड रेट्स। ब्लैंकेट सिंगल रेट जिसको हम बोल सकते हैं, सिंगल रेट इज कंप्यूटेड एंटायर फैक्ट्री एंड कैलकुलेटेड डिवाइडेड इनटू टू टोटल क्वांटिटी से हम डिवाइड करेंगे। मल्टीपल रेट क्या होगा? जो प्रोडक्शन के अंदर डिप सर्विसेज डिप कॉस्ट सेंटर उसके अंदर हम मल्टीपल रेट जो हम चार्ज करते हैं। मेथड्स क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, डायरेक्टली हम जो मटेरियल सिंपल मेथड होता है इसके अंदर, ये मेथड जो है उसके अंदर हम डिविडेंड को हम डायरेक्टली निकालेंगे। डायरेक्ट मटेरियल एट ए रेट ऑफ असर्टेन, जितनी हमने परसेंटेज असर्टेन की है। डायरेक्ट वेजेस मेथड के अंदर हम वेजेस के अकॉर्डिंग अपनी जो भी अब्जॉर्प्शन रेट है ओवरहेड्स का वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। डायरेक्ट लेबर हावर्स मेथड के अंदर क्या होगा? इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारे एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उसको हम एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द बजट पीरियड, जो हमारा बजट पीरियड है उसको हम डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर हावर्स से। अवेलेबल जो इतने में हैं तो हम उससे हमारा डायरेक्ट लेबर हावर्स मेथड निकल आएगा। इसके बाद प्राइम कॉस्ट मेथड क्या होगा? जो हमने एस्टिमेट किया जो इतने हमारे ओवरहेड्स हैं बजट पीरियड के अंदर, उसके अंदर हम डिवाइड करेंगे जो हमारा प्राइम कॉस्ट जो हमारा नॉर्मल आउटपुट आया है, जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एग्रीगेट जो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर हम डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड जो हमारा प्राइम कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट है उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो हमारा निकल आएगा प्राइम कॉस्ट
मेथड। इसके बाद है मशीन हावर्स रेट के अंदर क्या होगा, जो हम जितने घंटे मशीन ने काम किया है उसके अकॉर्डिंग हम जो हाँ हमारा ऑब्जर्वेशन पीरियड है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद है कंबाइंड मशीन हावर्स रेट एंड डायरेक्ट लेबर। इसके अंदर क्या होता है, कम्बिनेशन होता है मशीन हावर रेट का एंड डायरेक्ट लेबर रेट का। इसके अंदर दोनों इंक्लूड करके हम अपनी जो ऑब्जर्वेशन रेट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको इनकी लाइन टू लाइन फुल्ली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या होगा, प्रोडक्शन यूनिट मेथड के अंदर क्या होगा, सिंपलेस्ट है ये, ऑल मेथड्स के अकॉर्डिंग ही ब्लैंकेट और हेड्स के अकॉर्डिंग ही डिपार्टमेंट डिवाइड करेगा। प्रोड्यूस एंड रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हैज द रेट ऑफ यूनिट जो हमारी असरटेन हुई है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद अकाउंटिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। हम कैसे निकालेंगे अकाउंटिंग एंड ऑब्जर्वेशन एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे। मेथड्स क्या क्या है अकाउंटिंग के, ऑब्जर्वेशंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड इसके अंदर निकालेंगे। दो तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको। उसके बाद एडिशन करेंगे जो हमारा सेपरेट आइटम्स जो भी बच गए हैं कॉस्ट को, उनको हम सारे एडमिट कर देंगे, सबका एडिशन करेंगे। से हम उनका एडिशन करेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। जो हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन ओवरहेड हम कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय टोटल वर्क जितनी हमारी कॉस्ट निकली है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो हमारी एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट हमारी निकल आएगी। एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरहेड कैसे निकालेंगे, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, डिवाइड करेंगे टोटल वर्क ओवरहेड्स के, तो हमारा मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारी परसेंटेज जो है वर्क हावर्स की वो निकल आएगी। उसके बाद जो परसेंटेज हमारी सेल्स की निकालने में, तो जो हमारा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी और डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट से, तो हमारी परसेंटेज ऑफ सेल निकल आएगी। उसके बाद हैज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस हम कैसे निकालेंगे, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो हमारा उससे हम डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट जो हमारी प्रोड्यूस हुई हैं। इसके बाद है लास्ट एज परसेंटेज ऑफ ग्रोस प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो जो हमारा टोटल एडमिनिस्ट्रेबल एक्सपेंसेस है उससे हम डिवाइड करेंगे ग्रोस प्रॉफिट को और मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो हमारी ग्रोस प्रॉफिट निकल आएगा, परसेंटेज उसकी निकल आएगी। उसके बाद अकाउंटिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अकाउंटिंग एंड सेलिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर क्या होगा कि हम स्टिमुलेट करेंगे डिमांड को, सिक्योर करेंगे हमारे जो भी ऑर्डर्स हैं सेलिंग के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम सीक्वेंस एंड ऑपरेशंस को यूज़ करेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, हम कैसे क्लासीफाई करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को। डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, इसके अंदर क्या होते हैं डायरेक्ट जो फॉलोइंग, इसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड की जाती है, जो रेम्युनरेशन होता है सेल्समैन का, सेल्स एजेंट का, जो चीज़ें सेलिंग के अंदर काम आती है रेम्युनरेशन इंक्लूड किया जाता है, सैलरी, कमीशन, बोनस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हमारे शोरूम्स ब्रांचेस के अंदर जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, सेल्स डिपॉजिट के अंदर एक्सपेंसेस जो सेल्स क्वांटम टेंडर एस्टिमेट करते हैं, आफ्टर सेल्स सर्विसेज जो हमारी कॉस्ट लगती है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सेल्स प्रमोशन करते हैं हम जब, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हमारा लगता है। ट्रांसपोर्ट हम कैसे करेंगे, जो हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज कैसे करेंगे, कॉमन ओवरहेड, डायरेक्ट एंड कलेक्शन, डायरेक्टली हम उसको कैसे कलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हमारे कैसे, फाइनेंशियल कितना हमें फाइनेंस लगेगा, रॉयल्टी, सेल्स लॉसेस जो हमारे हैं वो है। जनरल एडमिनिस्ट्रेबल ओवरहेड्स, जनरली जो हमारे एडमिनिस्ट्रेबल ओवरहेड्स हैं, सेलिंग इनवॉइस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सारी इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकर्ड जो हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर दिए जाएंगे, वो प्रोडक्ट को हम सोल्व कर सकते हैं नियर मार्केट वैल्यू, मार्केट के अंदर ही हम उनको सेल कर देंगे। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होंगे, डिफरेंट मार्केट टर्म्स एंड क्रेडिट कमीशंस जो हमारे वो हैं। इसके बाद है एनालाइज कैसे करेंगे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, एनालाइज टू द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, हम उसको पहले एनालाइज करेंगे जो जितना उन्होंने एक्सपेंसेस किया है उसके अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल एनालाइज करेंगे कितनी उनको फाइनेंशियल कंडीशन ज़रूरत है, एनालाइज करेंगे बाय प्रोडक्ट, उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस कैसी, उनकी सेल कैसे करेंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम उसको। एनालाइज फॉर सेल्समैन टेरिटरीज चैनल्स एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम एनालाइज करेंगे सेल्समैन जो हमारी टेरिटरी है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एनालाइज करेंगे। इसके बाद है अंडर ऑब्जेक्शन एंड ओवर ऑब्जेक्शन ऑफ ओवरहेड। अंडर ऑब्जेक्शन एंड ओवर ऑब्जेक्शन ऑफ ओवरहेड के अंदर क्या होगा, अंडर ऑब्जेक्शन क्या होता है कि जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं उसके उस ऑफ पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एक्चुअल रेट के ऊपर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको बोलेंगे ओवरहेड ऑब्जर्वेशंस और इक्वल ओवरहेड इनकर्ड, जितने हमारे ओवरहेड ऑब्जर्व किए हैं वो इनकर्ड वो इक्वल होंगे, ओवरहेड जो हमारे इनकर्ड हुए उसके इक्वल। अंडर ऑब्जर्वेशन अराइज कब होगा, जब एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारे
एक्सीड कर जाएंगे, जो हमारी एस्टिमेटेड जो हमारी लिमिट है उससे एक्सीड कर जाएंगे, जो हमारी प्रोडक्शन है वो लेस होगी एस्टिमेटेड से, जो हावर्स वर्क जितना हमने काम किया वो लेस है जितना हमने एस्टिमेट किया है, तो हमारे अंडर ऑब्जर्प्शन हो जाएगी। बोथ अंडर ऑब्जर्प्शन एंड ओवर ऑब्जर्प्शन अराइज ड्यू टू एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज, दोनों ही इन कॉजेज से अफेक्ट होते हैं। एरर एस्टिमेटिंग ओवर और एड्स के अंदर, एरर एस्टिमेट इन प्रोडक्शन के अंदर एरर, सीजनल फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, अनफोर्सिन चेंज हो रहे हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर। अकाउंटिंग एंड अदर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड के अंदर क्या होगा, रिटर्न ऑफ कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, रिटर्न ऑफ कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग को। इसके बाद अब्जॉर्प्शंस ऑफ द सीक्वेंस ईयर, सीक्वेंट ईयर के अंदर हम उनको ऑब्जर्व करेंगे ओवरहेड्स को। सीक्वेंस सस्पेंस जो अकाउंट्स है वो ओवरहेड रिजर्व्स अकाउंट्स क्रेडिट करेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ सप्लीमेंट्री रेट के अंदर क्या होगा कि हम इसको वर्क इन प्रोग्रेस फीस स्टॉक एंड कॉस्ट सेल्स के अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे, चार्ज किया जाएगा ये। मीनिंग ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, क्या मीनिंग होगा ओवरहेड एक्सपेंसेस का। ओवरहेड एक्सपेंसेस कंपेयर करे जाएंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके अंदर सारे इंक्लूड होंगे। नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाई, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किए जाते हैं उनको हम बोलेंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस। जैसे इनको हम क्लासीफाई करेंगे चार तरीके से, एलिमेंट, फंक्शन, बिहेवियर एंड कंट्रोलेबिलिटी। एलिमेंट के बेसिस पे हम इनको तीन तरीके से क्लासीफाई करेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर क्या होगा, जो मटेरियल मैन्युफैक्चर के लिए, मैन्युफैक्चर जब हम कर रहे हैं उसके अंदर इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि कॉटन वगैरह हो गए, फ्यूल वगैरह हो गए, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर, इनडायरेक्ट लेबर के अंदर क्या आएंगे, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। फंक्शंस के अंदर हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, वर्क और फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो वर्क जितना उन्होंने काम किया फैक्ट्रीज के ओवरहेड्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि रेंट और म्यूनसिपलिटी का रेंट है, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस है, फैक्ट्री लाइटिंग है, हीटिंग है, एयर कंडीशनर है, फ्यूल, एयर पावर्स, और जो भी स्टोरेज, स्मॉल टूल्स हैं, ड्राइंग्स, ऑफिस एक्सपेंसेस है, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस हैं, सारे जो भी हैं, सैलरी, फोरमैनशिप, टाइम कीपर, वर्क मैनेजर, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर क्या होगा, तो सारे जो भी एक्सपेंसेस हैं ऑफिस के रिगार्डिंग, जैसे कि अकाउंट ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस है, ऑफिस सैलरीज है, पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन, ईमेल, फ्लैग एंड फैक्स है, लीगल एक्सपेंसेस है, बैंक चार्जेस है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगे। इसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर क्या होगा, इनके अंदर कौन कौन से ओवरहेड इंक्लूड होंगे, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए इंक्लूड किए जाएंगे, सेल्स इंसेंटिव्स के लिए, प्राइस लिस्टेज, सैलरी कमीशन एंड सैलरी, सेलिंग एजेंट के लिए हम जो एजेंट को हम जो पैसे देते हैं, वारंटी क्लेम करते हैं हम। एक्सपेंसेस जो आफ्टर सेल सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर क्या होगा, हम कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसकी पैकेजिंग, मटेरियल एक्सपेंसेस, कैरेज फॉरवर्ड आउटवर्ड, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस उसकी कैसे करेंगे, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, डिलीवरी, वैन्स, वेयर हाउस एक्सपेंसेस, रेंट एंड डेप्रिसिएशन, जो हमारे रिपेयर एंड वर्क आवर्स, सैलरी एंड वर्क स्टाफ जो है, इंश्योरेंस स्टाफ, इंश्योरेंस वर्कर गुड्स जो है, वेस्टेज ऑफ फिनिश्ड गुड जो है, वो सब चीज़ें इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर इंक्लूड होंगी। उसके बाद हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे। बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम तीन तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल के अंदर क्या होगा, फिक्स्ड बिहेवियर ओवरहेड्स के अंदर क्या होगा, अनअफेक्टेड होता है वो, कोई भी वेरिएंस होते हैं उससे आउटपुट ऑफ वॉल्यूम से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता उसको। फिक्स्ड हो रहता है ये रिलेटिंग टू फैक्ट्रीज, रेंट जो हमारे टैक्स फिक्स रहते हैं, इंश्योरेंस फिक्स रहता है हमारा, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वो फिक्स रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो सारा हमारा फिक्स रहता है। रिलेटिंग टू ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर क्या होगा, मैनेजर की सैलरी फिक्स रहती है, सैलरी स्टाफ की फिक्स रहती है, रेंट एंड डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं। इसके बाद रिलेटिंग टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सैलरी जो हम परमानेंट स्टाफ को पे करते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड गेस्ट हाउसेज के अंदर जो होता है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर क्या होगा, जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो वन विच टेंड्स टू वेरी डायरेक्टली, जो डायरेक्टली वॉल्यूम को, आउटपुट को इफेक्ट करते हैं, जो वेरिएबल होते हैं आउटपुट के रिगार्डिंग। सेमी वेरिएबल क्या होगा कि जो दोनों जो फिक्स भी होते हैं, पार्शली फिक्स्ड एंड पार्शली वेरिएबल, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं और वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वॉल्यूम और आउटपुट के अकॉर्डिंग वो चेंज भी हो सकते हैं और ये फिक्स भी हो जाते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे, उसको भी हम दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे, कंट्रोलेबल एंड नॉन अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल के अंदर क्या आएगा, कंट्रोलेबल आर कॉस्ट विच इज कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम स्पेसिफाइड मैनर के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
अनकंट्रोलेबल क्या होगा, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, हम कैसे क्लासीफाई करेंगे ओवरहेड्स को। कलेक्शन ऑफ ओवरहेड, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड के अंदर क्या होगा कि जो हमारे मीन्स जो पुलिंग डायरेक्ट आइटम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, बुक्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे और उनको हम रिकॉर्ड करेंगे लॉजिक ग्रुप्स हैविंग रिगार्ड्स टू देयर नेचर एंड पर्पस के अकॉर्डिंगली। इसको हम सोर्स क्या क्या है ओवरहेड्स कैलकुलेट करने के फॉलोइंग। हम कैसे कलेक्ट करेंगे ओवरहेड्स को। सबसे पहले हम परचेज जनरल एंड इनवॉइस परचेज करेंगे, जनरल एंड इनवॉइस। फिर हम स्टोर के अंदर रिकॉग्नाइज करेंगे, स्टोर रिकॉग्नाइजेशन फॉर्म्स के अंदर। उसके बाद वेजेस को एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम कैश बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड करेंगे कि हमारा कितना कैश है। उसके बाद हम जर्नल के अंदर वो सारी चीज़ें निकलेंगे करेंगे। उसके बाद डिफरेंट रजिस्टर एंड रिपोर्ट्स हम उसके अंदर प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद हम ने कुछ नहीं करना है। हमारी जो यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 का मैंने आपको फुल रिवीजन करवा दिया है। इसके बाद हम करेंगे एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व 2022 का। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।